So let's start with the corporate wealth theory. Corporate wealth theory ये क्या है? ये one of our doctrine. अगर हम देखें कंपनी लॉ में हमारे पास 4 डॉक्ट्राइंस हैं, तो उसमें से कॉर्पोरेट वेल्थ डॉक्ट्राइन, कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, राइट। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि हर चीज के कहीं कोई ना कोई सिद्धांत, प्रिंसिपल होते हैं, राइट। तो कंपनी, हमारी पूरी की पूरी कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है वो इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, इस डॉक्ट्राइन के ऊपर बेस्ड है, राइट। अभी तक हमने कंपनी में क्या क्या पढ़ा है? हमने कंपनी में फीचर्स पढ़े हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पढ़ा है, कंपनी में एमओए पढ़ा है, एओए पढ़ा है, राइट। हमने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पढ़ा है, स्पाइस फॉर्म पढ़ा है, एमओए ए और एओए का क्या डिफरेंस है, वो सब चीजें पढ़ी हैं। तो कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, तो वो स्ट्रक्चर बेसिकली किस फीचर पे खड़ा है या किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे खड़ा है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो ये कोई हमारे लिए न्यू चीज नहीं है। वैसे ये कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी जो है, ये किस प्रिंसिपल या किस फीचर के ऊपर स्टैंड करती है, इसका इनकॉर्पोरेशन कौन से फीचर से हुआ है, वो चीज हमारे लिए न्यू नहीं है। बट ये कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी एक्चुअल में क्या थ्योरी क्या है, क्या इस कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी को कभी भी लिफ्ट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ये पॉइंट्स कुछ हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी हमारे कौन से फीचर के ऊपर स्टैंड करती है, इसका इनकॉर्पोरेशन कंपनी के कौन से फीचर से हुआ है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट। हमने कंपनी के स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़े हैं फीचर्स, कंपनी के कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक है, कंपनी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेन हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी का, राइट। उसके बाद हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लायबिलिटी दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी है तभी लिमिटेड लायबिलिटी है। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो लिमिटेड लायबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंपनी में नहीं हो सकता, राइट। सो हमने क्या बोला कि कंपनी के फीचर्स में, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ही क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो ये जो हमारा कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी को ही एक्सप्लेन करता है, सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर ही बेस्ड है। तो हम बोल रहे हैं कंपनी और उसके शेयर होल्डर सेपरेट है, राइट। ये चीज ही हम फीचर में पढ़ के आए हैं, यही चीज हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं, बट थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस है, राइट। थोड़ा सा हम इसको सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को और इलेबोरेशन में इस थ्योरी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। चलो लेट्स स्टार्ट। सो कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी में क्या बोलते हैं कि शेयर होल्डर एंड द कॉर्पोरेशन, दे हैव अ कॉर्पोरेट वेल between them, right? Corporate veil here means what? Veil का मतलब क्या होता है? Veil means wall, right? Curtain, you can say curtain, this is a curtain in front of you, right? So there is a one curtain in between shareholders and corporation. Corporation और shareholder के बीच में, corporation here means company, right? कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में एक इनविजिबल वॉल होती है, इनविजिबल वेल होती है, राइट। ये शेयर होल्डर्स दे आर पर्सन, राइट। कंपनी भी पर्सन है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ये ह्यूमन पर्सन है, राइट। ये ह्यूमन एंटिटी है, राइट, ये आर्टिफिशियल एंटिटी है। दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों की अपनी अलग अलग सेपरेट एंटिटी है। दे बोथ आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर्स एक्टिविटी। शेयर होल्डर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल for the losses and the liabilities of the company, and the company is not responsible for any loss or any liability of the shareholder. That's why we are saying there is a corporate veil, there is a corporate wall between them, right? तो क्या इस corporate veil को, इस corporate entity, ये जो corporate veil हमने wall बनाई है, क्या कभी इसको हटाया जा सकता है? राइट, इज इट पॉसिबल? क्या कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाए या कॉर्पोरेट वेल को हटा दिया जाए? क्या ऐसी कभी कोई जरूरत हो सकती है? राइट, ये हम एक क्वेश्चन है जो इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे, इस डॉक्ट्राइन में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट, हम बोल रहे हैं शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेशन, राइट।
बट कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, कंपनी कैन नॉट एक्ट। कंपनी को एक्ट कराने के लिए भी वी नीड सम ह्यूमन एंटिटी, कुछ ह्यूमन एंटिटी, ह्यूमन पर्सन की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पास कंपनी में आता है सेपरेट लीगल एंटिटी है जी, राइट। और ये ही सबसे एक एडवांटेज है कंपनी में, राइट। सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके साथ हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी भी है, राइट। तो अब अगर शेयर होल्डर कंपनी का कंपनी में कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है, सो हाउ कैन वी चेक दैट, कैसे उसे चेक किया जा सकता है, कौन उसको चेक कर सकता है, राइट। अब हमने तो बोला है कि शेयर होल्डर तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है कंपनी की किसी भी काम के लिए, कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। सो इन दैट केस हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, अगर शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं है और कंपनी का कोई लॉस हुआ है, कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है, तो कौन उसको कंपेंसेट करेगा या कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ, हमने सेपरेट लीगल एंटिटी में पढ़ा है कि यस कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली, बट हु विल बी अकाउंटेबल, राइट। कंपनी एक्ट 2013 के स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये चीज पॉइंट मैंने आपको समझाया था। कंपनी एक्ट 2013 के आने का मेन मकसद ही क्या था कि what is who will be the accountable, who will be the answerable person in front of outsider, in front of the authorities. So इस पॉइंट में भी हमारे पास दो क्वेश्चन सामने आते हैं। अगर शेयर होल्डर ने कोई फ्रॉड किया है तो कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि हम तो शेयर होल्डर्स को बोल रहे हैं कि भाई उसकी तो लायबिलिटी लिमिटेड ही है, राइट। लिमिटेड लायबिलिटी है, और लिमिटेड भी कितनी लिमिटेड है, जितना उसका अनपेड शेयर है ओनली उतनी लिमिटेड है, राइट। तो देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड हु विल बी द अकाउंटेबल, राइट। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे स्टैंड होता है। The principle of whale incorporation is a legal concept that separates the personality of corporate from the personality of its shareholders and protect them from being personally liable for the company's debt and other obligation. While a company is a separate legal entity, the fact that it can only act through human agent that compose it cannot be neglected, right? तो ये जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम बोल रहे हैं कंपनी डिफरेंट है जी, शेयर होल्डर्स डिफरेंट है, लेकिन शेयर होल्डर्स को चलाता, कंपनी को चलाता कौन है, कंपनी को तो कोई ह्यूमन एजेंट ही तो चलाएगा ना, उसका कोई ह्यूमन पर्सन ही तो चलाएगा। इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को वी कैन नॉट निग्लेक्ट, since an artificial person is not capable of doing anything illegal or fraudulent. The facade of corporation personality might have to be removed to identify the person who are really guilty, right? So हम क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल एंटिटी कोई इलीगल काम नहीं कर सकती, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं कर सकती, राइट। तो एक्चुअल में अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है, कुछ इलीगल हो रहा है, तो ये चीज क्लियर है कि कोई ना कोई ह्यूमन एंटिटी ही उसको कर रही है। बट अब उसको चेक कैसे करें, राइट? क्योंकि हमारे पास, हम तो बोल रहे हैं देयर इज अ वॉल, यहाँ पे तो एक वॉल है जी, शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में तो एक वॉल है। जो कंपनी ने किया है कंपनी उसका पे करेगा, बट एक्चुअल में कंपनी कर कैसे रहा है, कंपनी तो कर ही नहीं सकता, कंपनी तो किसके थ्रू कर रहा है, कोई ना कोई ह्यूमन पर्सन के थ्रू कर रहा है। सो the facade of corporate personality might have to be removed to identify the person who are really guilty. This is called as a lifting of the corporate veil. Basically corporate veil तो हमको समझ में आया है, yes, corporate veil का concept तो हमारे पास separate legal entity से ही आ गया। There is a separate legal entity, so by default there is a corporate veil between shareholder and the company. बट इस शेयर होल्डर एंड कंपनी के बीच में जो एक वॉल हमने स्टैंड की है, वेल, एक कर्टन जो हमने रखा है, क्या इस कर्टन को कभी भी लिफ्ट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है? यस, डेफिनेटली हटाया जा सकता है, टू आइडेंटिफाई द पर्सन एक्चुअली हु इज गिल्टी, राइट? ये चीज देखने के लिए कि गिल्टी पर्सन कौन है, किसने फ्रॉड किया है, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल एंटिटी है, कंपनी तो फ्रॉड कर नहीं सकता, ठीक है।
Besides the statutory provisions for lifting the corporate veil, court also do lift the corporate veil to see the real status of the affairs. However, even though the legislature and the courts have in many cases now allowed the corporate veil to be lifted, it should be noted that principle of the veil of incorporation is still the rule, and instance of lifting or piercing the veil are the exceptions to this rule. देखिए हमने क्या बोला है, स्टैट्यूटरी, इसके ऊपर बहुत सारी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बनी है, बहुत सारे पॉइंट्स बने हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के लिए. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल ऑटोमेटिक अपने आप से नहीं होता है, इसके लिए वी नीड ऑर्डर ऑफ कोर्ट. एनसीएलटी का कोर्ट का ऑर्डर हमें चाहिए होता है, जिसके बेस पे देयर मस्ट बी सम, यू कैन से सस्पेंशन, कोई ना कोई इसमें सस्पेंशन होना चाहिए. ऐसा नहीं है बिना किसी पॉइंट के हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं. कॉर्पोरेट वेल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन कंपनी, राइट. कंपनी का एग्जिस्टेंस, कंपनी का जो मेन फीचर है वो कॉर्पोरेट वेल है. कंपनी का जो मेन फीचर है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है. अगर हम बोले कंपनी का मेन फीचर क्या है, कंपनी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंपनी का मेन एडवांटेज क्या है, सब पॉइंट्स हमारे यहीं पे आगे खत्म हो जाते हैं. सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ही ऐसा है जिसके लिए वी ऑलवेज रिकमेंड टू आवर क्लाइंट्स टू हैव अ कंपनी, राइट, रेदर देन योर पार्टनरशिप, राइट. बिकॉज पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी ही नहीं है. सबसे बड़ा ड्रॉबैक पार्टनरशिप में क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी ना होना सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. कंपनी में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है. तो इस कॉर्पोरेट वेल के लिफ्ट हो जाने से हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है. जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपनी का वो ही खत्म हो जाता है. तो इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है किसी को भी लगता है कि जी भाई इस कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है, चलो इसकी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके देखें. ऐसा नहीं हो सकता है. वी नीड ऑर्डर ऑफ कोर्ट, वी नीड ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी हियर, राइट. तो एनसीएलटी हमारा जो कोर्ट है उसका ऑर्डर आएगा, ओनली देन वी कैन हैव अ कॉर्पोरेट लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल. So this is a leading case for the separate legal entity, or you can say lifting of the corporate veil. सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलिमन वर्सेस सैलिमन. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल थ्योरी को समझने के लिए भी ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज अ लीडिंग केस, राइट. इस केस को आप कंपनी लॉ के हर क्वेश्चन में फिट करा सकते हो. लिमिटेड लायबिलिटी वाले केस में भी, लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर है उसमें भी आप इसको फिट कर सकते हो. कॉर्पोरेट वेल थ्योरी में भी कर सकते हो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल थ्योरी में भी कर सकते हो, सेपरेट लीगल एंटिटी में भी कर सकते हो. वाइंडिंग अप का कोई प्रोसेस आता है, वाइंडिंग अप का कोई क्वेश्चन आता है, उसमें भी इसको हम फिट कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, राइट. तो सैलिमन वर्सेस सैलिमन का ये जो केस है इसमें हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हुई थी एक्चुअल में, राइट. तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट क्यों हुई, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होने से बेसिकली हुआ क्या था इस केस. सबसे पहले ये चीज ध्यान रखें कि जब भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होती है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हुई और वहां पे शेयर होल्डर्स ही डिफॉल्टर माने जाएंगे या शेयर होल्डर ही 101% डिफॉल्टर निकलेगा, ऐसा नहीं है. कॉर्पोरेट वेल जो थ्योरी है, कॉर्पोरेट वेल है जो इसको हम लिफ्ट करते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का जस्ट एक पर्पस है, टू चेक who is actually guilty, right. तो इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि हमने कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया और शेयर होल्डर ही गिल्टी आया, ऐसा कोई जरूरी नहीं. तो एक सस्पेंशन के ऊपर हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करते हैं. कोई ना कोई हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई मैटर होना चाहिए जिसके ऊपर हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करें. दैट्स इट, टू चेक द पर्सन हु इज एक्चुअली गिल्टी. तो अब देखिए सैलिमन वर्सेस सैलिमन के केस में सैलिमन एंड कंपनी लिमिटेड एक कंपनी थी जिस कंपनी के ऊपर उसके शेयर होल्डर ने स्यू फाइल किया था. जब भी शेयर होल्डर स्यू फाइल करते हैं शेयर होल्डर्स का नाम नहीं आता है, XYZ जितने भी शेयर होल्डर हैं कंपनी के उनका नाम नहीं आएगा. तो कैसे आएगा, कंपनी ने, इसका ये मतलब माना जाता है कि कंपनी ने सैलिमन के ऊपर स्यू किया था, राइट. तो कंपनी का नाम ही सामने आएगा. सैलिमन बेसिकली इस कंपनी में कौन था, सैलिमन इस कंपनी का फाउंडर था, डायरेक्टर था, शेयर होल्डर भी था, ठीक है. तो देखते हैं इस केस को पढ़ते हैं. इन दिस केस मिस्टर सैलिमन हैड द बिजनेस ऑफ शू एंड बूट मैन्युफैक्चर. A Salomon and the company limited was incorporated by Salomon with the 7 subscriber, himself, his wife, a daughter and 4 sons.
All shareholders held shares of UK pound 1 each. The company purchased the business of Salomon for 39,000 pounds. The purchase consideration was paid in terms of 10,000 pounds, debenture charges on the company's assets 20,000 in fully paid £1 shares and balance in cash. देखिए, ये एक स्टोरी की तरह इसको समझो आप. सैलेमन एक पर्सन था, उसकी एक प्रोप्राइटरशिप थी, राइट? उसका बिजनेस था बूट, शूज एंड बूट्स का उसका बिजनेस था. उसने अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपनी में, पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर किया, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया. जब उसने अपने इस प्रोप्राइटरशिप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया तो दैट वी नो कि पब्लिक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए हमको शेयर होल्डर्स कितने चाहिए? 7 शेयर होल्डर्स चाहिए मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स के साथ एक पब्लिक कंपनी आप बना सकते हो. तो उसने क्या किया, उसने अपने फैमिली मेंबर्स को ही इसमें ले लिया. ठीक है, किस किस को लिया? हिमसेल्फ, उसने खुद शेयर्स लिए, उसकी वाइफ ने लिए, उसकी डॉटर ने लिए और उसके 4 सन्स ने लिए. तो टोटल बनके ये लोग कितने हो गए हैं? 7, राइट? 7 हो गए, राइट? तो 7 हमारे पास शेयर होल्डर्स आ गए, राइट? 7 हमारे पास सब्सक्राइबर्स आ गए हैं, कंपनी इनकी इनकॉर्पोरेट हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो, आपने अपने ही प्रोप्राइटरशिप को कंपनी में कन्वर्ट किया है. इवन दो यू हैव टू मेक द एंट्रीज, राइट? आपको जर्नल एंट्रीज, लेजर एंट्रीज अपनी कंपनी में, अपने अकाउंट्स में आपको शो करनी पड़ती हैं. तो इसका जो बिजनेस सेल हुआ है, इसका जो प्रोप्राइटरशिप सेल हुई है पब्लिक कंपनी में, तो उसका परचेज कंसिडरेशन कितना है? 39,000, राइट? 39,000 का उसका हम बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन है. इसको इसने कैसे पे किया है, कैसे इसका ट्रांसफर हुआ है या इसका कन्वर्जन हुआ है? यहाँ पे इसने बोला है कि 20,000 पाउंड्स के तो शेयर्स गए हैं, राइट? 20,000 पाउंड्स के तो उसने शेयर्स इशू किए हैं. पब्लिक कंपनी है तो ये चीज हमें पता है, पब्लिक कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो सैलमन एंड कंपनी ने पब्लिक में शेयर्स इशू किए थे, 10,000 डिबेंचर्स इशू किए थे, बाकी रिमेनिंग वाज 9,000. ये कैश पेमेंट हो गई, राइट? तो कैश एंट्री हमने शो की है 9,000 की. 10,000 के हमारे पास डिबेंचर्स हैं और 20,000 के शेयर्स. तो इस 20,000 के शेयर्स में उसकी वाइफ, डॉटर और उसके 4 सन्स ने 1 शेयर लिया है. सब ने 1 शेयर लिया है. ठीक है, किस किस ने 1 लिया है? उसकी वाइफ ने, डॉटर ने, 4 सन्स ने, इन सब ने मिलके 1 शेयर लिया. मतलब 6 शेयर्स टोटल गए हैं फैमिली में. हिमसेल्फ, उसने भी 1 शेयर लिया है. तो सब 7 लोगों ने मिलके, जो 7 सब्सक्राइबर्स थे, 7 शेयर होल्डर्स थे, उन सब ने मिलके एक शेयर लिया है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाकी जितने शेयर्स थे सारे के सारे पब्लिक ने ले लिए, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए. ठीक है, वेरी गुड, एवरीथिंग इज गोइंग वेल एज ऑफ नाउ. 10,000 के जो डिबेंचर्स इशू किए गए हैं ये पब्लिक ने नहीं लिए. ठीक है, कोई बात नहीं, ये पब्लिक ने नहीं लिए. तो ये 10,000 के डिबेंचर्स अब ये किसने ले लिए हैं? ये सैलमन ने ले लिए. ठीक है, तो ये चीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कंपनी का जो शेयर होल्डर है, राइट, सैलमन जो है, मिस्टर सैलमन, ये कंपनी का शेयर होल्डर है, ये कंपनी का डायरेक्टर भी है. ठीक है, डायरेक्टर में हमको पब्लिक कंपनी बनानी है तो 3 लोग चाहिए. तो डायरेक्टरशिप में कौन कौन आए? हिमसेल्फ, वाइफ, उसकी एक डॉटर. तो इन तीनों ने मिलके ये 3 डायरेक्टर बन गए, ये 7 शेयर होल्डर्स बन गए, इन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है. इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल एज ऑफ नाउ. ठीक है, 9,000 की कैश की एंट्री हो गई है, 10,000 डिबेंचर्स इशू किए गए थे, पब्लिक में किसी ने लिए नहीं है, तो सैलमन ने खुद ले लिए. जो शेयर होल्डर है, चाहे वो डायरेक्टर भी है, वो कंपनी के डिबेंचर्स भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, सो डिबेंचर्स ले लिए गए, शेयर होल्डर्स भी ले लिए गए, कंपनी का सब कुछ अच्छे से पूरी एंट्रीज हो गई. एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज गोइंग वेल. ठीक है, अब कंपनी जब स्टार्ट हुई है, कंपनी अब बिजनेस स्टार्ट हो गया, कंपनी का काम स्टार्ट हो गया. Company in less than 1 year ran into difficulties and liquidation proceeding commenced. The assets of the company were not even sufficient to discharge the debentures, which is entirely held by Salomon itself. Nothing was left to the insured creditors. The House of Lords unanimously held that the company has been
constituted validly, since the act also required 7 members holding at least 1 share each and that Salomon is separate from Salomon and Company Limited. तो ये तो हमने इसका रिजल्ट बताया है, लास्ट में तो ये रिजल्ट की बात की गई है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस के पहले का केस है, तो उस टाइम पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कोर्ट वही हुआ करते थे, वो ही डिसीजन देते थे, ठीक है। तो अभी हम इस केस को थोड़ा सा और एलेबोरेट कर लेते हैं और समझ लेते हैं। अभी तक हमको ये समझ में आया है कि 39,000 की एंट्री हुई है, 20,000, 10,000, 9,000, ठीक है, ये एंट्री हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कंपनी एक साल में ही कंपनी ऐसी सिचुएशन में आ गई है कि कंपनी को वाइंड अप करना पड़ रहा है, राइट, ऐसी कोई सिचुएशन कंपनी में आ गई है, कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, राइट। अब लॉर्ड्स ऑफ कोर्ट ने भी बोला है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी बोला है कि चलो ठीक है, कंपनी को वाइंड अप कर दो, ठीक है। अब थोड़ा सा वाइंड अप का प्रोसेस समझ लेते हैं कि वाइंड अप प्रोसेस, अब कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया है कि वाइंड अप प्रोसेस हो जाना चाहिए, बट ये वाइंड अप प्रोसेस होगा कैसे, राइट, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। राइट, सो दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट कैसे बनाते हो आप, टैबुलर फॉर्म में बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। तो ये हमारी एसेट साइड है, ये हमारी लायबिलिटी साइड है। जब भी कंपनी वाइंड अप होती है, राइट, वाइंड अप का प्रोसेस कैसा होता है, हमारी एसेट्स को हमको सेल करना होता है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना होता है। वाइंड अप का ये मतलब नहीं है कि कंपनी में, अच्छा कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, कंपनी में कोई डिफिकल्टी हो रही है, चलो कंपनी को बंद करो, लॉक लगा दो एंड ओके टाटा बाय बाय, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कंपनी में देयर इज अ प्रोसेस, राइट, आपकी सारी एसेट्स को, कंपनी की ऑल एसेट्स को वी हैव टू सेल एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज। सो एसेट्स को सेल ऑफ करने का देयर इज अ प्रोसीजर, लायबिलिटीज को पे ऑफ करने का भी एक प्रोसीजर होता है, एक हायरार्की होता है, एक मेथड होता है, राइट। सो एसेट्स कैसे कंपनी में सेल होती हैं, टॉप टू बॉटम, राइट, टॉप टू बॉटम। पहले आपकी फिक्स एसेट्स सेल होती हैं, फिर आपकी अनदर एसेट्स, करंट एसेट्स, ऐसे फिर वो हायरार्की से हमारी एसेट्स सेल होती है, ठीक है। तो एसेट्स को सेल करने का हायरार्की और प्रोसीजर क्या रहता है, टॉप टू बॉटम। लायबिलिटीज को पे ऑफ करने का प्रोसीजर क्या रहता है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करने की हायरार्की क्या रहती है, बॉटम टू टॉप, राइट। बॉटम टू टॉप आप लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हो। तो जब बॉटम टू टॉप हम लायबिलिटीज को पे ऑफ करने चल रहे हैं, तो सबसे पहले नीचे आपके पास, अभी मैं बहुत सारी लायबिलिटीज यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी, मेन लायबिलिटीज को लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल करंट लायबिलिटी है, आपके लोन्स हैं, ठीक है, डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स आर आल्सो लाइक अ लोन, राइट, डिबेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, देन इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये मैंने आपकी मेन लायबिलिटीज को यहाँ पे मेंशन किया है। अब ये सैलमन कंपनी की लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जा रहा है, तो सबसे पहले करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा, फिर लोन को पे ऑफ किया जाएगा, फिर डिबेंचर्स को पे ऑफ किया जाएगा। उसके बाद जो पैसा बच जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तब उनको पे किया जाएगा। अगर कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है तो इनको आप स्किप कर देंगे, तब उसके बाद आप इक्विटी को पे करेंगे, ठीक है। तो ये तो प्रोसीजर ऐसा ही होता है, हर कंपनी का ऐसा ही होता है। तो सैलमन कंपनी में भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। पहले करंट लायबिलिटीज को पे किया गया, फिर लोन को पे किया गया, फिर डिबेंचर्स को पे कर दिया गया। जब डिबेंचर्स को पे किया गया तो किसको पे किया गया, ऑटोमेटिकली सैलमन को, क्योंकि भाई सैलमन ने ही तो डिबेंचर्स लिए थे, किसी और ने तो डिबेंचर्स लिए ही नहीं। तो सैलमन कौन है, कंपनी का ऑनर है, कंपनी का फाउंडर है, कंपनी का शेयर होल्डर है, कंपनी का लेकिन डिबेंचर होल्डर भी है। उसको हमने 10,000 पे कर दिया, ठीक है, उसको 10,000 पे कर दिए। अब इस चीज के लिए जो अदर शेयर होल्डर्स हैं वो नाराज हो गए। जो अदर शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स लिए हैं, उनको बाद में पैसा दिया गया, मतलब डिबेंचर के बाद, मतलब सैलमन के बाद। तो अब यहां से अगर हम बिल्कुल लेमैन की तरह सोचें तो हमको क्या समझ में आता है कि भाई कंपनी का जो फाउंडर था, कंपनी का जो डायरेक्टर है, उसने पैसा ले लिया पहले, अब शेयर होल्डर्स को पैसा मिल रहा है बाद में, ठीक है। तो इस चीज से नाराज होके, इस चीज से खफा होके कंपनी के शेयर होल्डर्स ने कंपनी के ऊपर स्यू फाइल कर दिया कि कंपनी का जो डिबेंचर है, डिबेंचर होल्डर है, उसने पहले क्या लिया है, उसने पहले जो रिटर्न है उसको पहले मिली है, शेयर होल्डर्स को नहीं मिली है। सो दिस वाज द पॉइंट बाय विच दिस वाज द एक्चुअल पॉइंट जिसके ऊपर कंपनी में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट की गई। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने बोला कि देयर इज अ सम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हैपन
इन कंपनी में कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है, कंपनी का जो फाउंडर है वो पहले पैसा लेके भाग रहा है, राइट, कंपनी को वो बंद कर रहा है, जबकि कंपनी तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंपनी तो अच्छी चल रही है, राइट। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स जब कंपनी के ऊपर स्यू फाइल करेंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी हम सैलमन वर्सेस सैलमन ही बोलते हैं, राइट। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने जब कंपनी के ऊपर स्यू फाइल किया है, तब उसके ऊपर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट की गई। पर जब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट की गई, उसका रिजल्ट वाज जेन्युइन, उसका रिजल्ट वाज गुड, बिकॉज कंपनी का जो शेयर होल्डर है, जो कंपनी का यहाँ पे डिवेंचर होल्डर है, शेयर होल्डर भी है, डायरेक्टर भी है, उसने जो 10,000 लिया है, उसने जो रिटर्न लिया है, ओनली इन द कैपेसिटी ऑफ डिवेंचर होल्डर लिया है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज सामने आती है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी का, जो ये शेयर होल्डर है, कंपनी का ये जो फाउंडर है और कंपनी, इन दोनों के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी है। सैलेमन डजंट मीन सैलेमन एंड कंपनी लिमिटेड, राइट। सैलेमन ने अगर पैसा लिया है तो इट डजंट मीन सैलेमन कंपनी ने पैसा ले लिया, कोई फ्रॉड हुआ है कंपनी में, ये इसका मीनिंग नहीं था। सो रिजल्ट वाज गुड, लेकिन यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हुई है, राइट। तो यही चीज मैंने आपको बताई थी कि कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होना ऑलवेज इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे कोई फ्रॉड एक्चुअल में हुआ होगा, ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होती है टू चेक whether the person against whom the sue has been happened, the sue filed, actually he was wrong or correct, right? Actually he has done something wrong or not, right? So this was the reason by which the corporate veil lift at the case of, in the case of Salomon versus Salomon company, right? Is this clear to everyone? Now here is a one another case, that is a Lee versus Lee Air Farming Limited, right? ये केस भी सेम सैलमन कंपनी का जो केस था उसके जैसा ही है। इस केस का डिसीजन भी सैलमन केस के डिसीजन पे ही आया था। एक्चुअल में ली देयर वाज अ पर्सन, उसका एक एयरलाइंस कंपनी था, लिमिटेड कंपनी थी उसकी, और उस एयरलाइंस की कंपनी में वो खुद एक क्वालिफाइड पायलट भी था। तो जब उस कंपनी का वाइंड अप हुआ तो ली को एज अ क्वालिफाइड पायलट, मतलब एज अ पायलट उसको सैलरी दे दी गई। ऑब्वियसली सैलरी जो है वो तो कंपनी की लायबिलिटी है, तो शेयर होल्डर्स, इवन डिवेंचर होल्डर्स को देने से पहले भी एम्प्लॉयज को दिया जाएगा, ठीक है। तो जब ली को पेमेंट कर दी गई उसकी सैलरी की, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स ने कंपनी के ऊपर स्यू फाइल कर दिया। तो ली तो जी फाउंडर है कंपनी का, ली तो ऑनर है, ली तो डायरेक्टर है कंपनी का, वो कैसे ले सकता है, राइट। तो वो ले सकता है पैसा। अगर आप किसी अनदर कैपेसिटी में पैसा ले रहे हो, देन इट इज नॉट, यू कैन से इट इज नॉट फ्रॉड, ये फ्रॉड नहीं है। आप शेयर होल्डर की कैपेसिटी में तो तभी आप लोगे जब अदर शेयर होल्डर्स को मिलेगा, दैट इज करेक्ट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम शेयर होल्डिंग, आपका अगर कोई और भी आपने कोई पोजीशन होल्ड किया है कंपनी में, आप कंपनी के डायरेक्टर हो, कंपनी के एम्प्लॉय हो, या आप कंपनी में डिवेंचर होल्डर हो, तो उस कैपेसिटी में तो आप अमाउंट ले सकते हो, राइट। सो यहाँ पे अगेन सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट सामने आता है, राइट। Now here few points are regarding corporate veil will be lifted. Corporate veil कहाँ पे लिफ्ट होती है, हमने वो चीज पहले समझ ली। यस, corporate veil लिफ्ट होगी जहां पे भी आपको अकाउंटेबिलिटी चेक करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करनी है, चेक करना है हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, वो पॉइंट हमने समझ लिया। अब उसको हमने और थोड़ा सा इलेबोरेट किया है। अगर आपकी कंपनी ट्रेड करती है किसी एनिमी के साथ, एनिमी हियर मीन्स व्हाट, एनिमी कंट्री, राइट। एनिमी, हमारे एनिमी की बात नहीं हो रही है, बीइंग अ कंपनी या बीइंग अ पर्सन मेरा कौन एनिमी है उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि आप यहाँ पे एनिमी कंट्री के साथ अगर ट्रेड कर रहे हो, जो कंट्री का हमारी कंट्री के साथ कोई गुड रिलेशनशिप नहीं है, if you are trading with that company, so उस केस में, if you are trading with that country, so उस केस में कोर्ट हमें ऑर्डर देता है कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करने के लिए। सो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करना इज ऑलवेज नॉट लाइक कि यहाँ पे फ्रॉड ही हुआ है। समटाइम कॉर्पोरेट वेल इज बेटर, राइट। अगर हम पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मेरा कोई ट्रेड चल रहा है, तो इट इज बेटर कि अगर कोर्ट कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके एक बार देख लेता है कि आई एम नॉट डूइंग एनी फ्रॉड, मैं कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ। यस, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स आर नॉट गुड एज ऑफ नाउ, बट इवन देन आई एम ट्रेडिंग विद दैट कंट्री, राइट। मेरा कुछ ट्रेड फॉर द टाइम बिंग चल रहा है, बट आई एम नॉट डूइंग एनी फ्रॉड, राइट। कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, कोई भी इलीगल एक्टिविटी इज नॉट हैपनिंग हियर,
राइट। सो बाय दिस मेथड कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होती है। कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होना कंपनी के लिए भी बेनिफिट होता है, ठीक है। where corporate entities used to evade or erosion the tax. Sometime what happen, companies form होती है, एक कंपनी अपनी एजेंट कंपनीज बना लेती है, एक कंपनी अपनी कुछ सब्सिडरी कंपनीज बना लेती है, और उसका लेकिन पर्पस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने टैक्स को इवेड करना है, अपने टैक्स को बचाना है। टैक्स को बचाना इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, टैक्स को हम सब बचाते हैं, लेकिन टैक्स की चोरी करना इज रॉन्ग। आपका टैक्स बनता है लेकिन आप चोरी कर रहे हो, आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, आपने टैक्स बचाया है, आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, देन इट इज फाइन, देन इट इज फाइन। हर पर्सन अपना टैक्स बचाता है इंडिया में, ठीक है। सो लेकिन टैक्स का चोरी करना इज रॉन्ग। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल्थ कहाँ पे लिफ्ट हो रही है, जहां पे टैक्स की चोरी हो रही है, टैक्स बनता है लेकिन टैक्स को पे नहीं किया जा रहा है, या कंपनी सिर्फ एक कंपनी दूसरी कंपनी को सिर्फ एज अ एजेंट ले रही है, जैसे हमने थर्ड पॉइंट में लिया है, where the companies form other company as their subsidiary to act as their agent only. एक कंपनी दूसरी कंपनी की एजेंट बन गई है, अगर ऐसा है तो एक्चुअल में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करनी चाहिए। ऑलरेडी हमने होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी में पढ़ा है। होल्डिंग कंपनी में हमने पढ़ा है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 99% शेयर भी होल्ड करती है, इवन दो अनदर कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है उसका अपना एक स्टेटस है, राइट, उसकी अपनी रिटर्न फाइल होती है, उसमें काम होता है, वो कंपनी की अपनी अलग एक इंडिविजुअल एंटिटी है। वी कैन नॉट से कि नहीं इसके पास तो एक ही शेयर है तो इसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। वो कंपनी काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर कोई कंपनी कुछ भी उसमें कुछ बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है, वो अनदर कंपनी की सिर्फ एजेंट बनी हुई है, राइट, एजेंट के साथ वो सिर्फ उस कंपनी के टैक्स को इवेड करने का पर्पस फुलफिल कर रही है, तो वहां पे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट की जाती है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करने के ऑर्डर्स कौन दे रहा है, एनसीएलटी दे रही है, कोर्ट दे रही है। टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशंस, यस वेरी इंपॉर्टेंट, टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशंस, आप कंपनी के लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कंपनी में कुछ कंपनसेशन पे करना है, एम्प्लॉयज को सैलरी पे करना है, एम्प्लॉयज का पीएफ कट होना है, राइट, तो ये सब चीजें कंपनी में नहीं हो रही हैं। सो ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, लीगल अथॉरिटीज आपकी ये लीगल ऑब्लिगेशंस हैं। तो जिस भी लीगल अथॉरिटी के अंडर आप आते हो वो एनसीएलटी को अप्लाई करता है फॉर द कॉर्पोरेट वेल लिफ्टिंग, राइट, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल, where the device of incorporation is adopted for some illegal or some improper purpose. जिस पर्पस के लिए कंपनी आपकी बनी है, you are not acting as per the purpose of your MOA, right? जो पर्पस आपकी कंपनी में लिखा हुआ है, आपके MOA में लिखा हुआ है, उस पर्पस के अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे, तो आरओसी एनसीएलटी को अप्लाई करता है। एनसीएलटी सुओ मोटो भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करता है। सुओ मोटो का मतलब होता है अपने आप भी ऑर्डर देता है, और एप्लीकेशन अगर किसी भी अथॉरिटी ने एप्लीकेशन दी है उसके बेसिस पे भी करता है। कोई भी अथॉरिटी एप्लीकेशन दे सकता है, शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन दे सकते हैं, राइट। तो वेयर द डिवाइसेस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल पर्पस, राइट, इलीगल तो अलाउड ही नहीं है, इलीगल तो बिल्कुल ही काम अलाउड नहीं है। अगर आप इलीगल काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट वेल तो लिफ्ट होगी। ये देखने के लिए कौन सा इलीगल काम हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन गिल्टी है। अगर आपने इनप्रॉपर पर्पस के बिहाफ पे काम कर रहे हो, इवन दो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होगी। सो दीज आर द पर्पसेस बाय व्हिच कोर्ट कैन गिव ऑर्डर फॉर लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। सो दीज आर फ्यू केसेस जो हमने अभी 6-7 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स पीछे पढ़े हैं, उसके कुछ केसेस हैं। टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ कंपनी, दिस इज अ लीडिंग केस, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का ये एक लीडिंग केस था, राइट। सो उसके बाद है टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू टैक्स, अगर आप कोई अपना टैक्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बचा रहे हो, तो उसके लिए ये हमारा लीडिंग केस है। टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, अगर आपने कोई लीगल ऑब्लिगेशन पे नहीं की है, उसके लिए हमारा लीडिंग केस था वर्कमैन एंड एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री, राइट। तो इस कंपनी के वर्कमैन ने कंपनी के ऊपर स्यू फाइल किया था। इन केसेस के आपको जिस्ट नहीं समझने हैं, इन केसेस के आपको फैक्ट्स में नहीं जाना है, ठीक है। ये जो वर्कमैन एंड एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री थी, इस कंपनी के शेयर होल्डर ने एनसीएलटी को अप्लाई किया था। किस चीज के लिए अप्लाई किया था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के लिए। अगर कंपनी एम्प्लॉइज को वर्कमैन नहीं दे रही है,
राइट। एम्प्लॉयज को अगर वर्कमैन कंपेंसेशन नहीं दे रही है तो ऑब्वियसली वहां पे एम्प्लॉयज का जो वर्कमैन है उनका राइट बनता है ये चीज जानने का कि एक्चुअल में कंपनी में क्या हो रहा है, राइट, क्यों कंपनी हमको हमारी सैलरीज नहीं दे रही है। ठीक है, दीज आर द टू लास्ट केसेस। ये है फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट। अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सिर्फ एक एजेंट की तरह एक्ट कर रही है तो उसके लिए मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी का केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। फिर एक कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। अगर कंपनी सिर्फ एक इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए बनाई गई है तो उस केस में भी क्या होता है, स्यू फाइल किया जाता है और एप्लीकेशन रेज की जाती है कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करने की, राइट। सो वी हैव डन विद द कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। कॉर्पोरेट वेल में स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया है, शेयर होल्डर्स और कॉर्पोरेशन में एक वेल होता है लेकिन इस वेल को लिफ्ट करना है, राइट, लिफ्ट कर सकते हैं, राइट, वेल को लिफ्ट किया जा सकता है। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी क्या है, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है, लीगल मैटर है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये चीज सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी को लिफ्ट करने से बेसिकली होता क्या है, वी कैन चेक हु इज एक्चुअली गिल्टी पर्सन हियर, राइट। उसके बाद हमने केस किया सैलमन वर्सेस सैलमन। दिस वाज द लीडिंग केस फॉर द सेपरेट लीगल एंटिटी एज वेल एज कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, राइट। इसमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हुआ था बट सैलमन वाज द जेन्युइन पर्सन, और यू कैन से सैलमन ने कोई भी फ्रॉड नहीं किया था। तो ये कोई जरूरी नहीं है कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होने के बाद कोई फ्रॉड ही सामने आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, अगेन दिस वाज द लीडिंग केस। आफ्टर दैट वी हैव डन कॉर्पोरेट वेल विल बी लिफ्टेड। कॉर्पोरेट वेल कब कब लिफ्ट होती है उसके हमने कुछ पॉइंट्स किए। ट्रेडिंग विद एनिमी है, व्हेन कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू इवेड द टैक्स, when companies form other company as an agent to avoid the legal obligation, and when the devices are incorporated only for the illegal or improper purpose, right। उसके बाद हमने इसके कुछ केसेस किए कि ये कुछ लीडिंग केस हैं हमारे, कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी लिमिटेड, वर्कमैन एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। then after that it is a merchandise transport limited versus British transport, then company formed for the improper purpose ka Guilford Motor Company versus Horn. So these are the leading cases for the lifting of the corporate veil.